हे गाइस, वेलकम बैक टू मोटिविस। भाई आज हम बात करने वाले अपने बोलेरो न्यू के बारे में। तुम्हारे फ्रेम में देख लो भाई, ये बोलेरो न्यू का ना अपना लिमिटेड एडिशन है, जो कि कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आया था और से कुछ यूनिट अपने मतलब कि सेल हुए थे, मार्केट में आए थे। ठीक है, तब इनके जो ओनर उन्होंने इसे परचेज किया था और काफ़ी सारी चीज़ें ना इसमें ना कंपनी मतलब स्टॉक के साथ ही आपको देती है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात हो जाती है ना, देखो यार, अगर हम यहाँ पे प्रॉपर एसयूवी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ना ये गाड़ी ना सबसे ज़्यादा ना कंपैटिबल और फिट बैठती है, बिकॉज ये जो है अपने रियर व्हील ड्राइव के साथ में आ जाती है और काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल हो जाती है अपनी ऑफ रोड टेरेन के लिए भी। ठीक है, अब यहाँ पे ऑफ रोड टेरेन का मैं अगर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें यहाँ पे एक और वेरिएंट भी आपका आ जाता है। नहीं, अगर आप इसमें अगर कुछ मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी के साथ भी अगर इस व्हीकल को आप लेना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि इसका जो N10R है ऑप्शनल जो आता है वो मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी के साथ में भी आता है। तो अगर आप वहाँ पे पूरा ऑफ रोडिंग वाला भी थोड़ा बहुत करना चाहते हैं तो उसमें इस गाड़ी को परचेज कर सकते हैं, इसका N10 ऑप्शनल वाला वेरिएंट। ठीक है, तो फिलहाल अभी ना यहाँ पे इनके ओनर से हम बात करते हैं, इस गाड़ी के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे कि अभी तक इसको कितना चला लिया और अभी तक उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। ठीक है, तो अभी हमारे साथ इनके ओनर है सौरभ जी, तो उनसे सारी चीज़ें हम जानते हैं, उस गाड़ी के पूरे एक्सपीरियंस बारे में बात करें। तो कैसे सौरभ सर? मैं बढ़िया हूँ। अच्छा, तो सौरभ सर, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है सर कि आपने ये गाड़ी कब ली है और कितना चला रहा है, कौन सा वेरिएंट है बेसिकली अपना ये? मैंने ये गाड़ी अप्रैल 2023 में इसी साल ली है और ये N10 लिमिटेड एडिशन है। लिमिटेड एडिशन हाँ, है। ये N10 रेगुलर लिमिटेड एडिशन है, ये N10 ऑप्शनल नहीं है। ऑप्शनल नहीं, जो बेसिकली जिसमें अपना आता है मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी आती है, वो नहीं है। वो नहीं है, लेकिन इसमें रियर व्हील ड्राइव है, जो कि इसका प्लस पॉइंट है, जो कि सारे वेरिएंट में आ जाता है। राइट। अच्छा। और मैंने इसे लगभग 7000 किलोमीटर चलाया है 6-7 महीने में, जो कि थोड़ा कम है। लेकिन मैं गाड़ी कम चलाता हूँ, लेकिन जब चलाता हूँ तो मैं फील करता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ के साथ चलाते तो वो 6-7 हज़ार किलोमीटर एक्चुअली मेरे लिए मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, वो काफ़ी था। जब मुझे आसपास छोटी जगहों पर जाना होता है तो मैं एक दूसरी गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ। मेरे पास एक ग्रैंड i10 भी है। अच्छा। लेकिन जब थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना होता तब मैं इसमें जाते हैं। अच्छा सौरभ, जब आपने इस गाड़ी को लिया था तब ऐसा तो नहीं था कि आपको यही गाड़ी लेनी थी और इसी की टेस्ट ड्राइव लेके ले ली? आपने और भी ऑप्शन देखे हों, जस्ट बिकॉज देखो आपने तकरीबन आपने जैसे मैं स्टार्टिंग बात की था, आपने बताया 13 लाख के आसपास तक आपको ऑन रोड पड़ गई थी। ठीक है, तो उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। देखो, अगर हम बात करें, हमारे कॉम्पैक्ट एसयूवी भी आ जाती है, सब कॉम्पैक्ट में भी आ जाती है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा अगर बात करें ना, इससे ज़्यादा फीचर्स उसमें मिल जाते हैं। ठीक है, हालांकि ये आपका रियर व्हील ड्राइव आती है, काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल मतलब ऑफ रोड के लिए भी हो जाती है, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, तो उनमें आपने कौन कौन सी टेस्ट ड्राइव ली थी और उससे आपको ना करने का और इसको हाँ करने का रीज़न क्या था? तो मेरी एक जर्नी थी जो पिछले साल से शुरू हुई थी और मैंने बहुत सारी गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव ली और बहुत रिसर्च किया, मार्केट रिसर्च, चूँकि मेरा खुद का प्रोफेशन ही मार्केट रिसर्च है, तो बहुत सारा स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें मैंने की। और मेरा बजट का कोई ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं था, मैं 20 लाख तक भी जा सकता था। लेकिन मैं बहुत ही प्रैग्मेटिक बंदा हूँ, मतलब मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही सामान खरीदता हूँ, बहुत यूटिलिटी बेस्ड चीज़ें लेता हूँ। तो मैं ऐसी गाड़ी चाहता था जो बस मेरी काम की हो, मतलब जो मेरी रिक्वायरमेंट है उतनी पूरी कर सके और उसमें बहुत ज़्यादा फ्रिल्स एंड फ्रॉलिक्स जो मुझे नहीं चाहिए थी। तो मैंने जो गाड़ियाँ और टेस्ट ड्राइव ली उसमें कई सारी गाड़ियाँ थी, जैसे मैंने मारुति सुजुकी में XL6 इनोवा ये ट्राई किया, मैंने किया में सेल्टॉस और कैरेंस ट्राई किया, मैंने नेक्सॉन वगैरह ट्राई की, मैंने टाटा में नेक्सॉन ट्राई किया, मैंने मुझे इससे क्लोज जो सबसे गाड़ी जो मेरी सेकंड फेवरेट बनी थी, जो कि एक्चुअली बहुत फेवरेट नहीं है लोगों की लेकिन मेरी है, वो है हुंडई की अल्काज़ार। ओके। क्योंकि उसका ग्राउंड क्लियरेंस, उसकी हाइट बहुत अच्छी है और उसके अंदर पावर भी ठीक ठाक है और उसका इंजन भी बहुत रिफाइंड है। तो और इसके अलावा मैंने इनफैक्ट महिंद्रा की ही स्कॉर्पियो एन मैंने ट्राई किया, मैंने थार ट्राई किया। स्कॉर्पियो एन ना लेने का बिकॉज आपका बजट तो मतलब 20 लाख के आसपास आता है, तो आप स्कॉर्पियो एन में जा सकते थे बिकॉज उस पर आपका 4x4 ही मिल जाता है। ठीक है, सारी रिक्वायरमेंट आपकी वहाँ पे फुलफिल होती है, बट यहाँ पे आने का रीजन एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शायद मेरी नेक्स्ट गाड़ी होगी, क्योंकि एक मतलब मैंने इनफैक्ट टॉप 25,000 में मेरी बुकिंग भी आ गई थी और वो मैंने बाद में कैंसिल की, बहुत दुखी मन से, या मैं कह सकता हूँ कि हाँ मतलब बहुत सोच समझ के मैंने कैंसिल किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अभी मेरी ज़रूरत नहीं है वो। अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और वो बहुत ऑफ रोड वगैरह में नहीं जा पाते हैं। इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा इसमें अभी एक्मेटाइज नहीं है। नंबर 1 बात ये थी, नंबर 2 बात ये थी कि वो गाड़ी भी तुरंत लॉन्च हुई थी, तो मैं नहीं चाहता था कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ही मुझे मिले। मुझे लगा थोड़ा सा रोड टेस्ट हो जाए, उसकी कमियाँ पता चल जाए और उसके अंदर पावर जो था वो सफिशिएंट था। वो जो सबसे बड़ा स्पॉइलर मेरे लिए जो था उसके अंदर, उस गाड़ी के अंदर, वो ये था कि उसका माइलेज बहुत कम था और
उस गाड़ी का मेंटेनेंस मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे फ्यूल में काफ़ी खर्च करना पड़ेगा, और मेरा ऑफ रोडिंग एक्सपेक्टेशन या रिक्वायरमेंट है, लेकिन इतनी नहीं है कि मैं उसे कि आपको 4x4 में 4x4 में जाना पड़े। इनफैक्ट मैं ऑफ रोडिंग में भी ज़्यादातर सड़कों पे ही मतलब बहुत ख़राब सड़कों पे नहीं चलाना पसंद करता, क्योंकि आईटी में काम करने वालों का बैक वैसे ही कमज़ोर होता है। तो अच्छा तो ये एक वजह है। इस तरीके से मैंने कई सारी मतलब ट्राई किया बहुत सारे इसमें। मैं इनफैक्ट इंतजार कर रहा था कि शायद डस्टर फिर से रीलॉन्च हो। अच्छा, डस्टर। तो मैं डस्टर शायद लेता, क्योंकि मुझे एक स्टेबल गाड़ी भी चाहिए थी, जो चौड़ी हो, जो स्टेबल हो, और जिसको चलाते समय ऐसा लगे कि आप उस गाड़ी के अंदर कॉन्फिडेंट हो, मतलब कनेक्ट हो जाओ, राइट। जैसे वो अवतार एक मूवी है जिसमें वो जो बंदा है उस दूसरे प्लेनेट का, वो अपने घोड़े से कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, तो जब मैं उस गाड़ी को चलाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे बात कर रही है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर एक ग्रंट है, जो थोड़ा सा रफनेस है, वो मुझे पसंद है, तो इसलिए मैंने इसको चुना, क्योंकि इसने बहुत सारी रिक्वायरमेंट मेरी पूरी की। अच्छा, जैसे सौरभ सर ने एक बात करी ना कि गाड़ी से कनेक्ट होने वाली बात, सबसे अच्छी बात है सर आपका मतलब जो हेल्दी पर्सनैलिटी, जैसे मेरी भी हेल्दी पर्सनैलिटी है, तो मेरे को ना गाड़ी कुछ ऐसी चाहिए जहाँ पे मैं इंग्रेस करूँ तो वहाँ पे मेरे को मतलब वो स्ट्रगल ना करना पड़े, जो चीज़ ये गाड़ी फुलफिल करती है। मतलब ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था इनफैक्ट मेरे डिसीजन लेने के लिए, जिसके लिए मैंने आपसे कहा कि स्कॉर्पियो एन और अल्काजार को भी मैं चुन रहा था, क्योंकि इससे पहले जो गाड़ियाँ मैं चलाती थी उसमें झुक करके बैठना पड़ता था, फिर निकलते समय भी तकलीफ होती थी, तो वो मैं नहीं, और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे रोड से बहुत नज़दीक हो गया हूँ, जो रोड की आवाज़ मुझे थोड़ा पता चलती थी। मैं चाहता था ऐसी गाड़ी हो जिसमें मैं आराम से बैठूं बिना झुके, वो ये गाड़ी मुझे देती है, और इससे मुझे दूसरी गाड़ियों की रूफ दिखती है। मतलब और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, विजिबिलिटी पूरी कमांडिंग पोजीशन से लगती है, एकदम कमांडिंग पोजीशन, आराम से। इनफैक्ट इस गाड़ी को मुझे स्पीड में चलाने का मतलब जो इसकी टॉप स्पीड है वहाँ तक मुझे ले जाने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि आपका जो सेटिस्फैक्शन वो पहले अचीव हो जाता है। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब सर ने एकदम दिल से बताई, जो कनेक्ट वाली बातें होती है ना, एकदम वही जो एग्जैक्टली जो एक ओनर मतलब फील करता है जब गाड़ी लेता है, जब सर्च करता है, और उसको चलाने के बाद जो एक्सपीरियंस होता है वो पूरा सर ने बताया। ठीक है, अच्छा सर चलो, अब यहाँ पे आपने जो से चलाया 7000 किलोमीटर तक चलाया, ठीक है, तो 7000 में आपका हाईवे भी होगा, सिटी भी, दोनों ही इंक्लूड होगा? हाँ, मैं सिटी में जाता हूँ जो बहुत ट्रैफिक एरिया नहीं है, मैं हाईवे पे भी चलाता हूँ। मैंने यहाँ से मेरा होम टाउन वाराणसी है, मैं वहाँ 2 बार अप डाउन कर चुका हूँ। मैं एक बार हिमाचल और एक बार उत्तराखंड भी जा चुका हूँ, एक दो बार मैं राजस्थान भी जा चुका हूँ, इनफैक्ट थोड़ा सा हिली एरिया में भी जा चुका हूँ। तो मैं मनाली और शिमला नहीं गया, मतलब एकदम टॉप ऑफ रोड पे नहीं गया, लेकिन हाँ ठीक ठाक मैंने मिक्स चलाया है, और जिसमें काफ़ी कंपोनेंट हाईवे एंड ऑफ रोड या हिल एरिया। तो इसमें आपको माइलेज क्या मिलेगा, सिटी और अगर माइलेज आप चेक कर सकते हैं मेरा, इनफैक्ट अभी AFE दिखाएगा, वो डिजिटल है, वो मेरा अभी का माइलेज जो ओवरऑल माइलेज है लगभग 19 के आसपास। 19 क्या सिटी में? ओवरऑल, अच्छा ओवरऑल जो आपका माइलेज है, लेकिन वो कभी भी 17.5 से कम नहीं होता, 17 17.5 से कम नहीं होता। अच्छा, यानी कि हम सिटी में चलाते हैं तो समझ लो आपका आप ये कर लीजिए कि 18 मिलता है आपको, 18 इज वन डिजिट जो मैं बोल सकता हूँ कि आपको यू कॉन्फिडेंटली गेट इट। अच्छा देखो, इसके अगर हम इसके ARI माइलेज की बात करें, वो भी 1780 जो कंपनी क्लेम करती है, और जो एग्जैक्टली सर ले भी रहे हैं, वो आपके चलाने के ऊपर भी है। जैसे तो इससे मान सकते हैं कि सर के जो लाइफ का शायद एक रीजन हो सकता है कि मैं बहुत ट्रैफिक वाले एरिया में नहीं चलाता, ये भी एक रीजन हो सकता है। तो वही अच्छी खासी माइलेज मिल रही है। वैसे इसमें जो आपका ना एमहॉक जो 100 वाला जो इंजन, डीजल इंजन रहता है 3 सिलेंडर, और 98 bhp का 260 Nm का टॉर्क मिलता है। अच्छा एक ही बताओ सर, जो टॉर्क वगैरह जो भी है, इसमें आपको इतना सफिशिएंट पावर मिलता है कि जब आपको हाईवे वगैरह पे चला रहे हो तो आपको ओवर वगैरह करना हो तो ईजिली हो जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं आती है? ये भी एक बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट थी मेरी कि वैसे मैं बहुत ही अच्छा ड्राइवर हूँ, लेकिन जब मैं पिकअप चाहता हूँ तो मुझे पिकअप चाहिए। चाहिए का मतलब चाहिए, मतलब इधर पेडल पे पैर दबाया और गाड़ी ऐसे गोली की तरह निकलनी चाहिए थोड़ी दूर के लिए। जब फॉर एग्जांपल एक तो टेक ओवर करना है या कोई ऐसा रास्ता आया जहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पीड में जाना है, तो ये गाड़ी मुझे बहुत बढ़िया लो एंड टॉर्क, लो आरपीएम पे बहुत बढ़िया टॉर्क देती है। हाई आरपीएम पे वो टॉर्क धीरे धीरे डिमिनिश हो जाता है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट ही हमेशा जनरली लो आरपीएम पे ही रहती है टॉर्क की। हाई आरपीएम पे आपको टॉर्क ज्यादा नहीं चाहिए होता है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। और ये ना गाड़ी काफी ज्यादा ट्रैक्टेबल हो जाती है, यानी कि अगर इसको फर्स्ट गियर या सेकंड गियर, थर्ड गियर में उठाते हैं तो वो जो वॉम्बलिंग सी वॉइस आती है ना, थोड़ा सा वो चीज़ें नहीं आती है, वो इतना काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलती है गाड़ी। अच्छा सर, अब ये बताइए सर, 3 सिलेंडर इंजन है, वैसे नॉर्मली हम देखें तो TUV का ये रीबेस्ड वर्जन है आपका, TUV 300 जो आती थी, तो उसमें भी थोड़ा सा वाइब्रेशन वगैरह थी, नॉब वगैरह में, गियर नॉब में, वो किस हद तक इसमें रिजॉल्व हुई है, या फिर बोले क्योंकि BS6 अपना इंजन है फेज 2 कंप्लाइंट? हाँ, इसमें थोड़ा है, ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से चला गया है। इनफैक्ट ये एक तरीके से ये वही लेगेसी है, तो ये पूरी तरीके से जा नहीं सकता। 3 सिलेंडर होने की वजह से वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि उसका जो एंगल होता है पिस्टन का वो 120 डिग्री होता है।
तो वो बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ता है। लेकिन इसकी वजह से मैंने जो रिसर्च किया उससे मुझे पता चला कि इंजन के ऊपर कभी कोई इम्पैक्ट, मतलब कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है। वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है जो आपको फील होता है। लेकिन इस गाड़ी की खासियत ये है कि पिछले टीवी और बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में भी इसमें नॉइज का जो एनवीएच लेवल जो होता है, जो कैबिन नॉइज होती है, बहुत काफ़ी कंट्रोल रिड्यूस हो गई है, काफ़ी कंट्रोल्ड है। मैंने देखा है कि एक लेवल पे तो ये एक्चुअली पेट्रोल, मतलब एक अच्छे आरपीएम पे आप बैलेंस करते हो गाड़ी को, अच्छी स्पीड पे चलाते हो, तो अब एक्चुअली पेट्रोल गाड़ी की तरह आपको फील होता है। जब आप पिकअप लेते हो तो थोड़ा सा कभी कभी ठंडी गाड़ी रहती है, जब ठंडा इंजन रहता है थोड़ा सा कभी कभी नॉइज लगता है, बट शायद मुझे वो अच्छा लगने लगा है। तो इनफैक्ट मैं वही चाहता था, क्योंकि मेरी पिछली गाड़ी में ये भी नहीं पता चलता कि वो स्टार्ट हो गई गाड़ी। इनफैक्ट हुंडई की गाड़ी में चलाता था, वरना गाड़ी, तो वो बहुत ही मतलब ऐसा पता ही नहीं चलता कि वो स्टार्ट हो गई, तो फील नहीं आती थी। तो इसमें वो फील आती है, कुछ लोगों को शायद वो अच्छा ना भी लगे। अच्छा सौरभ भाई, जैसे आपने यहाँ पे 7000 किलोमीटर तक के आसपास आप चलाए, जिसमें आपने बताया था तो माइलेज जो आपको 17-18 के आसपास आपको माइलेज मिल जाता है ओवरऑल, ठीक है। अब ये 7000 में जैसे आपका सिटी भी, हाईवे वगैरह सब कुछ कवर है, ठीक है। अगर हम गाड़ी के सस्पेंशन वगैरह की बात करते हैं तो सस्पेंशन किस हद तक, मतलब कि स्टिफ है गाड़ी के या सॉफ्टवेयर साइड्स हैं, किस तरह से आप बताएंगे? मैं कहूँगा कि सस्पेंशन इसका थोड़ा सा अगर वेट कम रहता तो स्टिफ है, लेकिन जैसे ही वेट बढ़ता है गाड़ी में, जैसे जैसे अगर मैं फैमिली के साथ जाता हूँ या 2-4 लोग बैठ जाते हैं साथ में जब गाड़ी में, तो मैं देखता हूँ कि और रिस्पॉन्सिव हो जाता है, फिर वो मतलब सॉफ्टवेयर साइड पे हो जाता है। और अदरवाइज शायद मैं थोड़ा सा टायर का प्रेशर ज़्यादा तो नहीं, 35-37 ही रखता हूँ, बट थोड़ा सा स्टिफ है, तो थोड़ा सा झटका महसूस होता है। गाड़ी ये चूँकि चेसिस ऑन लैडर है, तो थोड़ा सा कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज रहता है कंपेयर टू, थोड़ा सा बॉडी रोल वगैरह रहेगा ही, थोड़ा बॉडी रोल हाई स्पीड पे भी आपको पता चलता होगा। अच्छा, और यहाँ पे अगर स्टीयरिंग वगैरह फीडबैक की बात करें तो स्टीयरिंग का फीडबैक कैसा है? एक चीज़ और नोटिस करने वाली चीज़ है, वो मैं आपको दिखा दूँ सर। एक बार जब गाड़ी स्टार्ट करना, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टीयरिंग कंफर्ट की हम बात कर लेंगे, मतलब स्टीयरिंग का रिस्पांस क्या है, बट उससे पहले एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देखना, तो ये जो है ना, एक बार दोबारा स्टार्ट करना सर, देखना। सो ये जो वाइब्रेशन है अभी भी आपको मिलेगी, ठीक है। अच्छा, तो अब जैसे स्टीयरिंग पे आते हैं तो ये जो वाइब्रेशन है, कि आपको स्टीयरिंग में भी फील होती है थोड़ी बहुत? ये वाइब्रेशन स्टीयरिंग में फील नहीं होती है। अच्छा। बिल्कुल नहीं है कि ये केवल जो इसका जो गियर नॉब है वही मिलता ही है, और इनफैक्ट ये इस पे भी पकड़ने से जो है थोड़ा सा आपको महसूस होती है, हल्की सी महसूस। अब ये जो इतना थोड़ा सा लंबा सा निकला हुआ है ना, थोड़ा सा ट्रक जैसा जो है, इस वजह से थोड़ा सा ज्यादा और थोड़ा सा ज्यादा है ना, वो चीज है। बाकी थोड़ा सा डिजाइन इनको ठीक करना चाहिए। अगर थोड़ा सा लाइट मतलब छोटा सा हो जाता तो शायद जो उसका जो वाइब्रेशन होता है वो कम महसूस होता है ना। और यहाँ पे स्टीयरिंग की बात करते हैं, इसमें हाइड्रोलिक मिल जाता है आपको। ये हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, राइट। ये पावर स्टीयरिंग नहीं है। इसकी वजह से इसके अंदर थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन रिस्पॉन्सिव और स्टेबल बहुत है। हाई स्पीड पे भी आप कॉन्फिडेंस लूज नहीं करेंगे। बाकी मतलब आप जो कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा स्टिफ है। हाँ, टाइट तो होता है, लेकिन रिस्पॉन्सिव बहुत है और बहुत स्टेबिलिटी देता है आपको। मतलब अगर आपका हाथ जरा सा हिला भी तो ये ऐसा नहीं है कि अगर कोई गड्ढा आ गया तो ये मुड़ जाएगा, हिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है इसके अंदर। अच्छा, और यहाँ पे स्क्रीन मिलती है, इस पे क्या एंड्रॉइड ऑटो वगैरह है आपका? नहीं, इसमें एंड्रॉइड ऑटो वगैरह नहीं है। तो कभी यहाँ पे कमी खलती है कि यार 13 लाख दिया, एटलीस्ट एंड्रॉइड ऑटो तो देना चाहिए था इसमें? मैंने गाड़ियाँ चलाई हैं, मेरा एक्सपीरियंस एक्चुअली जो एम्बेडेड मैप्स वगैरह उसमें बहुत अच्छा नहीं रहा, तो इसलिए मैं एक फ़ोन यूज़ करता हूँ। मैप वगैरह, क्योंकि उसमें कभी एरर आता है और उसके सॉफ्टवेयर भी अपडेट्स में प्रॉब्लम आती है। तो वो एक बहुत अच्छा फीचर है, डेफिनेटली होना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी उसे बार बार अपडेट करते रहे और वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मैंने सुना है स्कॉर्पियन में ये इशू आता है। इनफैक्ट XUV 700 में भी ये शुरू में इशू थे, लेकिन वो सॉफ्टवेयर इशू है, और एक कार कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं होती है, तो वो इशू तब तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक उनका वो डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग ना हो। जो मैंने देखा है, टाइम टू टाइम R&D वगैरह उस पे होती रहे सारी चीजें, और ये अपडेट हो सके, क्योंकि आज ये फीचर है, कल वो फीचर हो जाएगा। अगर मैप का साइज बढ़ गया, अगर मैप के ऐप का एप्लीकेशन का साइज बढ़ जाएगा, उसकी मेमोरी कम पड़ जाएगी तो स्लो हो जाता है, तो बहुत सारे इशू होते हैं। तो इसमें मैंने कहा कि इससे बेटर है कि मैं फोन को पे ही। और ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो आपको मिलती है? ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, मतलब मुझे कंपैरेटिवली अदर कार से काफ़ी बेटर लगी। मेरी आवाज़ बहुत अच्छी आती है। इनफैक्ट मैं 1-1 घंटे 2-2 घंटे अपनी ऑफिस की इंटरनेशनल मीटिंग्स कर लेता हूँ, और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, और एसी का मतलब कैसा है? मतलब बहुत अच्छा है, एसी क्योंकि इसमें काफी कैबिन आप देखिए तो कैबिन काफी ज्यादा बड़ा है। रियर में इसके एसी वेंट्स नहीं दिए हुए हैं, ठीक ना? दिए हुए हैं इसके रियर वगैरह में कहीं पे एसी के वेंट्स नहीं? कहीं नहीं है।
तो जो है वो आगे ही है। उस पे आपको ऐसा तो नहीं लगता मैनेज करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज देखो कैबिन बड़ा है, ठीक है, अगर आपके रियर है पैसेंजर बैठे, अगर उसको आप फुल कर देते हो, 3 पे कर देते हो, तो पीछे वालों को चलो कूल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कूल होने में रियर में, लेकिन आगे वाला बंदा को ज्यादा ही जल्दी उसका एरिया जो है हाँ वो एक इशू है ना, वो एक इशू है, लेकिन मैंने देखा कि मुझे ये इशू बहुत ज़्यादा आया नहीं, क्योंकि एक तो रीज़न ये है कि ये एयर का जो मूवमेंट है बड़ा अच्छा है इसके अंदर, इसकी वजह से बहुत अच्छा हीट ट्रांसफ़र होता है। और दूसरी बात ये है कि मैं इसे ऊपर कर देता हूँ, वेंट इसके ऊपर कर देता हूँ, तो ये सीधे पीछे चला जाता है पीछे की साइड में। तो लेकिन हाँ ये है कि एसी वेंट अगर पीछे मिल जाता है नई गाड़ी इसलिए कि इसका एसी स्ट्रांग है, शायद इसलिए मुझे नॉर्मल पे भी ठंड लगती है, इनफैक्ट गर्मियों में भी मुझे काफ़ी चिली लगता है, तो एसी के से मुझे कोई वैसे शिकायत नहीं है, बट वो एक प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगी बाई डिज़ाइन की, अगर केवल आगे ही वेंट है तो। ओके ओके। और जो रियर सीट्स है आपके अकॉर्डिंग, मतलब जैसे आप इस पे ड्राइव करते हैं तो आपकी फैमिली से अपने ओपिनियन लिया होगा कि भाई रियर सीट्स में कैसा है, अगर हम रिक्लाइन वगैरह देखें तो किस तरह से, मतलब वो उनके लिए ठीक है, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आती उनको? उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं आती, क्योंकि हमारी मेरी फैमिली में ज़्यादातर लोगों की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, शॉर्ट ही है। हाँ ये है कि इससे ज़्यादा कुशनी हो सकता था ये सीट, और इसका जो स्लैंट है पीछे, ये अगर हालांकि वो बहुत मुश्किल है कि उसको आप इस बजट की गाड़ी में, इस डिज़ाइन की गाड़ी में वो मिल सके, क्योंकि बहुत ही कॉम्पैक्ट है, तो ये पीछे रिक्लाइन नहीं हो सकता तो और बेटर होता, लेकिन वो ऑप्शंस नहीं है इसके अंदर। बट जो इसका साइज़ है, जो इसकी चौड़ाई है, थाई सपोर्ट है, वो इसको काफ़ी उस कमी को काफ़ी कवर कर लेता है। अच्छा, जैसे सौरभ भाई ने एक बोला ना थाई सपोर्ट, तो आप ये नॉर्मल गाड़ी देख लो यार, उसमें ना थाई सपोर्ट की बहुत ज़्यादा इशू आता है, बट यहाँ पे आप थाई का सपोर्ट देखो, अगर यहाँ पे मैं भी बैठ के आपको दिखाऊँ तो देखो यार, काफ़ी अच्छा थाई सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। देखो यहाँ पे इतने आगे पूरे आपको यहाँ पे टच हो रहा है ना, तो काफी अच्छा थाई। हाइट आप तो लंबे हैं, जिनकी हाइट कम है उनको तो पूरा और मतलब कि बैठने में काफी ज्यादा आरामदायक हो जाता है। पालथी मार के बैठते हैं, पालथी मार के भी आप बैठ सकते हो, बच्चे सो भी जाते हैं। हाँ, लॉन्ग राइड पे काफी अच्छा हो जाता है ये, ठीक है। अच्छा, अब रियर में आ जाते हैं, यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या सारी चीजें। अच्छा, ये जो जंप सीट्स है वो अपने पूरे फोल्ड हो जाते होंगे ना ऊपर की साइड में? हाँ, ये पूरी तरीके से फोल्ड हो जाते हैं, और इसमें मैं काफ़ी लगेज कैरी कर लेता हूँ। इनफैक्ट किसी भी सेडान या मिनी एसयूवी या माइक्रो एसयूवी से ज़्यादा इसका मुझे बूट स्पेस मिल जाता है। तो ये एक्चुअली एक 5 सीटर है, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ती है तो मैं तो 7 सीटर का भी काम कर लेती है, बड़े आराम। यानी कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें से एक ये भी है कि कभी 5 सीटर बन जाए, कभी 7 सीटर बन जाए, इनग्रेस एग्रेस भी अच्छा एयरी कैबिन मिल जाए, क्लस्ट्रोफोबिक भी ना फील हो पीछे वाले बंदे को, तो सारी चीजें हो जाती है ना। जी जी, ये इस मामले में काफ़ी खरा उतरता है कि इसमें बैक, जैसे थार के कंपैरिजन में इसमें पीछे से डोर दिया हुआ है, और बच्चे बैठ सकते हैं, बड़े भी बैठ सकते हैं। सो भाई अब फाइनली कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि यार जो सर ने सारी चीज़ें बता दी, अपना एक्सपीरियंस भी बता दिया, क्या माइलेज मिल रहा है। माइलेज काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा है, सिटी और अगर हाईवे का भी देखें काफ़ी अच्छा है। तो सर ये तो सारी चीज़ें अपने प्लस पॉइंट में हो गई, जो मैंने भी बताई है और जो आपने बताया कि गाड़ी लेने का रीज़न क्या था, प्लस पॉइंट। कुछ नेगेटिव चीज़ें बताओ कि आपने जब 13 लाख रुपए दिया तो इस प्राइस में और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये चीज़ें कुछ ना अप टू मार्क नहीं है, इससे कुछ बेहतर भी हो सकती थी और ये चीज़ें ऐड होने वाली, वो चीज़ नेगेटिव बताओ सर, इसमें क्या है इस गाड़ी में? नेगेटिव अगर बोला जाए तो इसमें कुछ सामान रखने के लिए जो होल्डर्स और जो यूटिलिटी का जो स्पेस वगैरह जो स्पेस है उसको बहुत अच्छे से मैनेज नहीं किया गया है। इनफैक्ट मोबाइल वगैरह रखने में इशू आता है, ये जो एक कॉमन कंप्लेन है टीवी 300 और इसमें से वो मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो आप हमेशा अपने पास और अच्छे प्लेस पे रखना चाहते हो, नहीं इसमें से बाई डिज़ाइन दिया है। दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आप इफ़ यू लव व्हीकल्स, कार्स जो बहुत नॉइज़ फ्री और बहुत ही स्मूथ और रिफाइंड हो, दिस इज़ नॉट दैट, ये वो कार नहीं है। तीसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो कंफर्ट लेवल पे थोड़ा ये है कि चूँकि ये चेसिस ऑन लैडर डिज़ाइन है तो थोड़ा सा इसमें कंफर्ट का कभी कभी बॉडी रोल, जैसे इसमें एक बहुत बड़ा इशू बॉडी रोल है, चूँकि इसकी हाइट ज़्यादा सेंटर ऑफ मास ऊपर है, उसकी वजह से बॉडी रोल आपको काफ़ी महसूस होता है हाई स्पीड में टर्निंग करने पे। तो इसलिए आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है कि हाँ हाई स्पीड है तो आप थोड़ा सा कम स्पीड में ही इसे टर्न करें। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इसको कंपनी को देखना चाहिए। और अगर एसी, जैसे एक आपने एक बात कही, एसी के इवेंट्स अगर पीछे हो जाते तो थोड़ा बेटर रहता। अच्छा, इसके अलावा अगर थोड़ा सा एक और पॉइंट ऐड करें, अगर यहाँ पे हम चार्जिंग का वो कनेक्टर वगैरह की बात करें, सॉकेट वगैरह प्रॉपर हैं इसमें फ्रंट और रियर में? मुझे कभी इसकी कमी महसूस नहीं हुई। 2 सॉकेट, एक सॉकेट और एक यूएसबी पॉइंट है, जिससे मुझे कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन रहेगा तो अच्छा रहेगा और 1-2 ऑप्शन होने चाहिए। वैसे मुझे कभी इसकी कमी पर्सनली महसूस नहीं। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो
सुनने में अच्छी लगती है लेकिन शायद इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है, राइट। तो मुझे वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट नहीं लगता, तो वो चीज़ तो है। इस गाड़ी के साथ एक एक्सपेक्टेशन, मतलब मुझे ऐसा, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि महिंद्रा ने ऐसा क्यों नहीं किया कि XUV 300 में 4 सिलेंडर इंजन है और 1.5 लीटर इंजन है, उसका इंजन अगर इस पे यूज़ करते तो थोड़ा सा इसका अपील और अच्छा हो जाता और रिफाइंड हो जाती है गाड़ी। लेकिन शायद महिंद्रा इसे एक ऑफ रोड या सबअर्बन कॉम्पैक्ट एसयूवी बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने जो ट्रेडिशनल बोलेरो है उसी का इंजन यूज़ किया। बिल्कुल। लेकिन वो उससे रिफाइंड है। तो एक क्वेश्चन जो हमेशा मुझसे लोग पूछते हैं कि इसमें और जो पुरानी बोलेरो है उसमें क्या डिफरेंस है या क्या अलग है इसमें, तो इंजन वाइज एक्चुअली इंजन सेम है लेकिन रिफाइनमेंट डिफरेंट है। हाँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइंड है, इसमें पावर भी ज़्यादा है उससे, इसमें टॉर्क भी ज़्यादा है उससे। पुरानी वाली बोलेरो थोड़ा कमर्शियल टाइप में लग जाता है, ये थोड़ा सिटी यूज़ के लिए ऐसे डिज़ाइन की गई है। यानी कि एक्सयूवी वो अपने TUV 300 से भी देखे तो इसका जो डिज़ाइन है इतना बॉक्सी अपीयरेंस नहीं आती, बॉक्सी नहीं है, राइट। है ना, तो वो मैं अपने गाँव भी ले जाता हूँ कभी कभी वाराणसी में, और वहाँ पे ना गांव में अगर लेके जाते हो खेत में घुसाने में कोई सोचते नहीं होगी रियर व्हील ड्राइव है। कभी अगर कीचड़ में हल्का अगर गीला ग्राउंड अगर गीला है वहाँ चला गया कोई इशू नहीं है, हिल पे भी ले जा सकते हैं। तो इसे ये इसको मुझे लगता है कि मल्टीपर्पज व्हीकल बोला जा सकता है, MPV की तरह ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को इसका मल्टी ट्रेन टेक्नोलॉजी के साथ लेना चाहिए तो उसमें लेना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल, वो ले सकते हैं ऑप्शनल। वैसे रियर व्हील ड्राइव से काफ़ी हद तक आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन शायद वो टेक्नोलॉजी जो है वो मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक प्लस पॉइंट डेफिनेटली है। अगर मुझे इसमें वो मिलता तो मैं जरूर लेता। हाँ, लेकिन उस चीज को 4x4 में कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन वो उससे ऊपर ही हो जाती है, मतलब कि इससे ऊपर हो जाए। रियर व्हील ड्राइव थोड़ा सा और ऐड हो जाता है, लेकिन 4x4 में ऐसे कंसीडर नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मेरे डीलर ने एक्चुअली, मैंने ऑप्शन के बारे में बात की तो उन्होंने लेने से, वो ऑर्डर लेने से ही मना कर दिया। शायद उसका कंजम्पशन इतना कम है या वो टेक्नोलॉजी लोगों को इतनी समझ में नहीं आती है, शायद कंपनी को इसको और पब्लिसाइज मार्केटिंग करना, स्टॉक अवेलेबल नहीं होगा, स्टॉक अवेलेबल नहीं होता कि वो नहीं प्रॉमिस करते हैं कि हम ऑप्शन दे सकेंगे। ऐसा मेरे साथ हुआ, जरूरी नहीं है सबके साथ हो, तो बहुत सारे डीलर्स ऐसा दे भी सकते हैं। शायद मैं फेस्टिवल के रश में गया हूँ इसलिए ऐसा, इस वजह से। अच्छा, तो अगर किसी का बजट 13 लाख रुपए के आसपास का, अपनी फैमिली में, फ्रेंड में, इतने नेगेटिव और काफ़ी हद तक अगर देखा पॉजिटिव पॉइंट्स भी इसमें काफ़ी जाते हैं, बिकॉज किसी को एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो रियर व्हील ड्राइव मिल जाए और प्रॉपर एसयूवी में देख रहा हो, कॉम्पैक्ट एसयूवी अगर सर्च कर रहा हो जिसमें, क्योंकि एसयूवी अगर हम देखते हैं तो उसमें ये होना चाहिए अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाए, रियर व्हील ड्राइव हो, ठीक है, एयरी कैबिन होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो 13 लाख के बजट में अगर कोई ऐसी सर्च कर रहा है तो उसको आप गाड़ी सजेस्ट करोगे अपनी फैमिली फ्रेंड में? बिकॉज बहुत सारे ऑप्शन भी जाते हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे ऑप्शन आजकल मार्केट में आ गए हैं जो बहुत अच्छे हैं और बहुत फीचर लोडेड हैं, लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छी गाड़ी है, क्योंकि सेफ्टी वाइज महिंद्रा इज़ अ टेस्टेड गाड़ी। इसको इसके डोर को, इसके बोनेट को आपको उठा करके पता चलता है कि इसमें वेट कितना है। इंजन काफ़ी टेस्टेड है इसका और स्पेस काफ़ी है इसके अंदर। तो आपको मैं बताता हूँ कि मैं अकेले सिंगल ड्राइव करने के से ले करके मैंने इसमें, मतलब विथ इंक्लूडिंग बच्चे 9 लोगों को बैठाया है इसमें, और यहाँ से लेकर के एयरपोर्ट तक, जैसे नोएडा से एयरपोर्ट ट्रैवल किया है विथ लॉट ऑफ लगेज। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है जो कभी कुछ गाड़ियों में नहीं मिलती है। और आज अगर आपके साथ ये डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है कि जैसे आपकी हाइट अच्छी है, आपका मतलब इफ़ यू आर हेल्दी, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज यू विल फील वेरी कॉम्फी और वेरी, मतलब इसके अंदर आपको क्लास्ट्रोफोबिक बिल्कुल नहीं लगेगा। तो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो ये एक अच्छी गाड़ी है। लेकिन अगर आप बहुत फीचर लोडेड गाड़ी चाहते हैं, सनरूफ चाहते हैं, सनरूफ जैसे मेरी कभी भी एक रिक्वायरमेंट नहीं। इनफैक्ट मुझे सनरूफ से डर लगता है, क्योंकि एक बार मैं मनाली में गाड़ी चला रहा था और ऊपर से जो पत्थर आ रहे थे और एक बार बंदरों ने कुछ पत्थर फेंके, तो दोनों ही इंस्टेंसेस में मुझे ऐसा लगा कि अगर ऊपर सनरूफ होता तो मतलब गाड़ी डैमेज हो जाती है, और वो एक बहुत सेफ्टी के लिए मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ नहीं है, मेरा पर्सनल व्यू है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केटिंग करने के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन शायद कार के लिए प्रैक्टिकल नहीं रह जाती, इतनी नहीं है। तो उस हिसाब से अगर आपका वैसा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है तो ये एक बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, ठीक है। तो यार जैसे देखो सौरभ सर ने बोला ना, कुछ अगर नीड जो आपकी जो एक्चुअल में नीड है, अगर इस चीज़ को फुलफिल कर रही है तो आप इस गाड़ी में जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर देखो सनरूफ देखो तो ऑब्वियसली बात है इसमें वो चीज़ नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन आप प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखो, सनरूफ ना स्टार्टिंग में आप यूज़ करोगे 5 महीने 6 महीने, लेकिन उसके बाद वो एज इट इज़ पड़ी रहती है, वो इतना कोई यूज़ में नहीं आती, कभी कभार आप रेयर में यूज़ करते हो, ठीक है।
प्लस आपका ये 2 व्हील ड्राइव मतलब सॉरी रियर व्हील ड्राइव हो जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए वो एक बहुत बढ़िया चीज़ है, प्लस real wheel पॉइंट हो drive, जाता है, जो ठीक है। मुझे बहुत, जो आज तक मैंने नहीं चलाया था, उसके जब चलाया तो मुझे पता चला कि वो कितना इम्पोर्टेंट और Important हो जाता है, बढ़िया ठीक है। फीचर है, बढ़िया क्योंकि आप जरा भी हिल पे या डिसेंट है अगर है तो काफ़ी हेल्पफुल है उसमें, और स्पीड का जो कंट्रोल होता है ना वो पता चलता है आपको कि हाँ गाड़ी कैसे उठ रही है। रियर व्हील ड्राइव चलाने वालों से आप देखेंगे तो उनका फीडबैक काफ़ी हमेशा अच्छा ही रहता है। और वो भी अगर आप मैनुअल चलाते हैं तो एक अलग ही कनेक्ट फील होता है गाड़ी के साथ, ऑटोमेटिक में शायद थोड़ा उतना कनेक्ट नहीं फील होता। ओके ओके। एक चीज़ जो मैंने ज़्यादातर ओनर से सुना है इस गाड़ी के बारे में कि ये गाड़ी बहुत ही अंडररेटेड है, और कंपनी भी इसे बहुत ही अंडरडॉग या अंडररेटेड ही रखती है। ये एक्चुअली बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन ये अंडररेटेड है, तो जिनको जरा भी अंदर ऐसा डाउट हो तो वो डेफिनेटली इसका टेस्ट ड्राइव लें, और ऐसे लोगों से मिले जिनके पास ये गाड़ी है, बिकॉज इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा और मार्केटिंग नहीं होती है। सो इट इज़ अंडररेटेड गाड़ी। जो वर्ड जो आपने बोला ना एग्जैक्टली एकदम करेक्ट है। आप 13-14 लाख में देख रहे हो प्रॉपर एसयूवी, जिसमें आपको रियर व्हील ड्राइव भी जाए, एयरी केबिन मिल जाए, ठीक है, इनग्रेस एग्रेस काफ़ी अच्छा हो, डीजल इंजन के साथ में, तो ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और सेफ्टी वगैरह की बात करूँ यार, एक चीज़ और मैं भी यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि आपने बोला था ना कुछ मतलब सेफ्टी वगैरह भी ऐड हुई, तो इसके जो डोर्स है ना भाई, इसमें महिंद्रा ने कुछ रीइंफोर्समेंट वगैरह भी किए हैं, तो इसके आप थर्ड वगैरह सुनेंगे तो पहले से काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है ना सेफ भी हो चुकी है साइड से गाड़ी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलो यार देखो यार, ये हमारा छोटा सा एक ओनरशिप रिव्यू था, और काफ़ी मतलब सौरभ जी ने काफ़ी मतलब दिल से सारी चीज़ें बताई जो एग्जैक्टली होना चाहिए, इनग्रेस एग्रेस और सारी चीज़ें बताई। तो अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट ना इस गाड़ी से फुलफिल होती है, यानी जो बताने के हिसाब से आपको लगता है कि हाँ एग्जैक्टली मेरी भी ये रिक्वायरमेंट है, तो आप इसमें इस गाड़ी में जा सकते हैं। बाकी आप टेस्ट ड्राइव वगैरह लीजिए, अगर आपको जो गाड़ी पसंद आती है एक्जैक्टली आपकी नीड को फुलफिल करती है, उसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और आपके जो भी फ्रेंड है जो इस तरह की गाड़ी सर्च कर रहे हैं रियर व्हील ड्राइव में, एक प्रॉपर एसयूवी देख रहे हैं, तो उनके साथ वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग।